हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि हम सम मोर क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, सम क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, कॉफ एंड फॉक एंड बाइनरी ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट R be the relation such that in this relation we are having ordered pair AB such that A plus AB greater than 0। ये रिलेशन की कंडीशन है। सो दैट R is reflexive, symmetric but not transitive। हमारे रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, और हमें जो शो करना है वो ये शो करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आर इज़ ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमारा जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई रियल नंबर है, देन ए प्लस ए इंटू ए। इट मीन्स अगर हम ए को भी ए ले लेते हैं और बी भी सेम नंबर ए ही हो, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट अगर ए और ए हों, यानी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ए और बी दोनों की जगह पर कोई रियल एलिमेंट, रियल नंबर ए लेने पर क्या हमारी रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर होती है तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए 1 प्लस ए डॉट ए इक्वल होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर अगर आपने रियल नंबर अगर आपके पास है उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एंड सम पॉजिटिव नंबर, 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आप अपने इंट्यूशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज ए डॉट ए कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स जहाँ पर ए कोई भी रियल नंबर हो, ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे, इसलिए आर जो है रिफ्लेक्सिव है। नाउ इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, and if this condition is satisfied then we can rewrite it as 1 plus बी ए। देखिए ए बी और बी ए एक जैसे होंगे, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स बी ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि आर जो है सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि बी ए भी जो है ऑर्डर्ड पेयर जो बी ए है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो आर सिमेट्रिक भी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि आर ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ इफ़ वी कैन गेट एनी ए बी सी, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, सच दैट ए बी रियल नंबर से रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट हमें ये प्रूव करना है कि ए सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, और हम ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन को यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो वी कैन प्रूव आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। कैसे? देखिए हम कोई भी ऐसे ए बी सी लेंगे जिसके लिए कि ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन को होल्ड करेगी, बट इसका इम्प्लाइज ये नहीं होगा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही हो। देखिए -1/4 कॉमा 1/2 ये बिलोंग करेगा रिलेशन से। आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो 1 से छोटा नंबर आएगा, तो 1 प्लस में 1 से छोटा नंबर बट 0 से बड़ा होगा वो, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2 कॉमा 4, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके लिए अगर आप ये कंडीशन चेक कर दें तो ये कंडीशन जो है इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ग्रेटर देन 0 आएगी। बट अगर आप ए यानी -1/4 और इस 4 के लिए चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए भी आपका जो है -1/4 इंटू 4 -1 आने वाला है, ये -1 आ जाएगा, और +1 -1 + 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, जबकि आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपकी यह वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव ना होने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को शो
किसी भी प्रॉपर्टी के वैलिड ना होने के लिए आपके पास अगर एक सिंगल एग्जांपल भी ऐसा है जो कि रिलेशन के डोमेन में होना चाहिए, यानी कि रिलेशन जिस सेट पर बिलोंग है उसी सेट से आपके पास अगर एक भी सेट एलिमेंट्स का ऐसा है जिसके लिए आपकी ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर आपके पास एक सिंगल भी ऐसा एग्जांपल है तो आप ये मानेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं हो रही। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। देखिए जो रिलेशन है वो एन क्रॉस एन पर है, किसी एक सेट पर नहीं है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसके क्रॉस पर है, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी। यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद ऑर्डर्ड पेयर से, यानी ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं, यानी हमारे जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अभी आपको समझ में आएगा। दिस इम्प्लाइज, और ये रिलेशन किस प्रकार का होगा कि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह का रिलेशन है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें से आ रखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही एक दूसरे सेट से आ रखा है, यानी कि आपका जो रिलेशन है उसका जो डोमेन है वो एन क्रॉस एन है और उसका जो कोडोमेन है वो भी एन क्रॉस एन है, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन है एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन है, एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन है। तो इस तरीके से रिलेशन है और ए डी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिडिल के टू एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है इस तरीके से जो रिलेशन जो डिफाइंड है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। वी हैव टू नोट दैट फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। सीधी सी बात है, मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करा कि ये जो ए बी है ये अगर आर से रिलेट कर रहा है तो ये जो ए है ये एन क्रॉस ए से आएगा और ये जो बी है ये भी एन क्रॉस एन से आएगा, यानी जो ए है ये खुद अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर होगा और ये बी ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा क्योंकि एन क्रॉस एन का एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर होगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ए बी है, देखिए यहाँ पर ए बी कुछ और था, यहाँ पर ये जो ए है ये एक ऑर्डर्ड पेयर था, ये बी भी एक ऑर्डर्ड पेयर था, ये जो बी था। अब हम ये मान के चल रहे हैं ए बी जो है वो एक एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट है, क्लियरली ए बी से रिलेटेड होगा। क्यों? देखिए अगर पहला एलिमेंट जो ए है, ये जो ए था ये एन क्रॉस एन से आ गया, एक जो दूसरा ए आएगा, जो बी होगा वो भी एन क्रॉस एन से आएगा, वो भी हम ए बी मान रहे हैं। क्लियरली ए बी कॉमा ए बी ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। एज ए बी अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएगी और हमारी कंडीशन यही है कि इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो ए डी होगा वो भी ए बी होगा और जो बी ए होना है वो भी बी ए होगा। मल्टीप्लिकेशन इज एन, मल्टीप्लिकेशन ऑन एन इज कम्यूटेटिव। और ये इक्वल क्यों होंगे? देखिए ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर पे ये डिफाइंड रिलेशन है और यहाँ पे जो ए बी या सी जो भी ए बी सी आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई अगर ये ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर ए डी और बी ए बी सी इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी ए डी के इक्वल होगा। भाई इसको इधर लिया, इसको इधर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको पलट सकते हैं आप, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन, तो इस मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हम जानकर कर रहे हैं ये सब ताकि हमें ये कंडीशन प्रूव करने की भी ए बी सी डी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो सी डी और ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए क्या हो रहा था कि जब हमने इस तरीके से लिखा हुआ था तो ए डी यहाँ आया था और बी सी यहाँ आया था। तो अगर ये सब इसको सॉल्व करते हुए इस तरह की कंडीशन आई है तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है किसका है, ये पहले और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर का है
और ये बीच वाले ऑर्डर्ड पेयर का है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आया होगा, सी डी ये यहाँ पे आ जाएगा और ए बी ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, देखो ये आया कैसे होगा, सी बी इन दोनों के मल्टीप्लाई से आया होगा। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा और इसको खोलें तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से प्रूव हो गया कि अगर ए बी सी डी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो सी डी ए बी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो गया। इसके लिए हमने करा कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन लगाई, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, फिर इनको पलट दिया और फिर हमने देखा कि भाई अगर इस तरीके से है तो ये तो तभी रहा होगा जब सी डी ए बी, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ये सी बी आया कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से। आइए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देखिए यहाँ पर हमारे एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इस तरीके से अगर ये रिलेटेड है देन इससे तो ये कंडीशन आएगी, इससे ये कंडीशन आएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी इससे रिलेटेड है, सी डी इससे रिलेटेड है, तो ए बी ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ हमें प्रूफ करना है, जो एक दो स्टेप में हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो डी सी और सी डी इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सी डी और डी सी वाले जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये रिलेशन बचेगा। और फिर यहाँ से सीधा हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट वाले का होगा। तो फर्स्ट वाले को यहाँ लिख देंगे, लास्ट वाले को यहाँ लिख देंगे। अब बचा ये बीच वाले दो का है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो ए बी और ई एफ, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ए बी ई एफ ऐसे समझ लो, या भी समझ लो ये पहले लास्ट का, तो पहले को यहाँ रख दो, लास्ट वाले को यहाँ रख दो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, कैसे भी समझ सकते हो इसको। तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन आती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर इज़ ट्रांजिटिव, तो आर रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। इट मीन्स आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एन टू एन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, इज़ 1 1 on 2, 1 1 on 2 है, इट मीन्स इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे और इसका इन्वर्स आप यहाँ पर भी देखिए, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा इन्वर्स तो यहीं से पता चल रहा है, लेकिन जो हमें इन्वर्स मिल रहा है हम उसको तभी डिफाइन करेंगे, तभी लिखेंगे जब हम पहले इसको प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 on 2 है। उसके बाद यहाँ से इन्वर्स आप आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। वैसे ये 1 1 on 2 प्रूफ करना है तो 1 1 on 2 ये है, तभी उसने प्रूफ करने के लिए बोला है, बट हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। फंक्शन है कि x+1 हमारा फंक्शन का वैल्यू होगा इफ़ x इज़ ओड। देखिए अगर x ओड है और नेचुरल नंबर से आ रहा है तो हमारा जो इमेज है वो भी नेचुरल नंबर से आएगा और उससे एक ज़्यादा होगा। देखिए ओड में हमारा ये आ रहा है एक ज़्यादा और इवन आएगा ये, और इवन में हमारा ये ओड आएगा। तो इवन से ओड कैसे आ रहा है, एक कम होके, और ओड से इवन कैसे हो रहा है, एक ज़्यादा होके। तो अब यहाँ से अब हमें उल्टा चलना है। देखिए हमें ओड कब मिलेगा, जब हमारे पास इवन होगा, और इवन कैसा है, एक ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक ज़्यादा से एक कम करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास y वैल्यू इवन है तो उसमें से हम एक कम करेंगे, क्योंकि ये इवन वैल्यू एक ज़्यादा है तो हम इसमें से एक कम करेंगे, यानी y माइनस, अगर y कोई इवन एलिमेंट है इमेज में तो उसमें से अगर हम एक कम करेंगे तो हमको ओड वैल्यू मिलेगी। तो देखिए उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इवन के लिए आप माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आप इवन के लिए इवन से आपको ओड मिल रहा था माइनस करके, यहाँ पे इवन से ओड मिलेगा माइनस करके, ठीक है। फिर हमारे पास है x इज़ इवन, अगर x इवन कोई है तो हमें y मिल रहा था ओड एक कम। तो अगर हमारे पास y पहले से ओड होगा और ये पहले से एक कम है तो हमें x इवन मिलेगा, ये ओड है और किसी इवन से एक कम है, तो उस इवन तक जाने के लिए हमें इसमें से एक जोड़ना पड़ेगा, ये कम है, ठीक है।
तो ये ओड नंबर है और किसी इवन से कम है, तो इस ओड नंबर से उस इवन नंबर तक जाने के लिए हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी कंडीशन ये बनेगी कि अगर ओड है, सॉरी इवन है, तो एक कम करें इवन ओड पे जाएं, इवन है एक कम करें ओड पे जाएं, और अगर ओड है तो एक जोड़ें और इवन पे जाएं। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा इसका इन्वर्स फंक्शन हमें मिलेगा। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है। लेट हम ये मान लेते हैं कि दो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ है डोमेन की इस फंक्शन के लिए, और उसके लिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस फंक्शन की डेफिनेशन को लेके, तो हमारा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं। हम अगर हमें मान लें कि x1 हमारा x1 और x2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और x1 ओड है और x2 इवन है, हमारे पे यहाँ पे इवन ओड की भी तो कंडीशन, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ओड है एक इवन है और डिफरेंट है, तो उससे हमारी कंडीशन यहाँ पर एक ऐसी है जो कभी पॉसिबल नहीं है। एक ओड और इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी आप चेक कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल लेके, कभी भी डिफरेंस उसका 2 नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ एक ओड और एक इवन के लिए पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फंक्शन हमें सेम वैल्यू दे ही नहीं सकता दो डिफरेंट ओड इवन वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर यह अभी 1 1 की कंडीशन होल्ड कर रहा है, यानी हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सेम इमेज वैल्यू आ ही नहीं रही। यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन हो गया ना। अब देख लेते हैं, अगर दोनों बोथ इवन हो बोथ ओड हो, तो क्या वहाँ पे इक्वल आ सकता है, इमेज वैल्यू सेम आ सकता है? टू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, दोनों इवन होंगी बट डिफरेंट होंगी। देखिए दोनों डिफरेंट होंगी और एक ओड होगा इवन होगी, वो एक ओड होगा एक इवन होगा और दोनों डिफरेंट होगी, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा, हमें सेम इमेज वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब ये ऑन टू है। अब हम एक दूसरा केस लेंगे, जब दोनों इवन हो दोनों ओड हो लेकिन डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वलिटी आ जाती है। तो एक कंडीशन में तो होल्ड ही नहीं करी कंडीशन, और एक में होल्ड कर रही है, तो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है। इसका मतलब तीनों ही कंडीशन में, दोनों के ओड इवन होने पर या इवन इवन होने पर या ओड ओड होने पर, हमारा फंक्शन 1 1 ही है। यानी सेम इमेज वाली तभी आ रही है जब दोनों वैल्यूज़ x1 और x2 इक्वल हों। डिफरेंट x वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन सेम इमेज वैल्यू नहीं दे रहा है, ये 1 1 है फंक्शन। आइए अब चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। नाउ लेट y बिलोंग्स टू n, हम y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर लेते हैं। इफ़ y इज़ ओड, देखिए यहाँ पे समझना बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इस फंक्शन को पूरा जैसे खोल के रख दिया है। ठीक है, अब आपको समझना है इस फंक्शन को, बड़ा फंक्शन भी जो फंक्शन है बहुत अच्छा फंक्शन है ये, अब इसको समझना है आपने। इफ़ y इज़ ओड इट मस्ट कम फ्रॉम एन इवन नंबर। देखिए अगर ये ओड है y तो किसी इवन नंबर से आएगा ना, और इवन नंबर फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, x माइनस 1 करके आ रहा था। अगर y ओड है, ये इमेज वैल्यू है, तो ये डोमेन की किसी इवन वैल्यू से आई थी ये ओड वैल्यू, तो इट मस्ट कम फ्रॉम एन इवन नंबर। तो x माइनस 1 करके आया था, y ओड था ना, तो किसी इवन नंबर से एक कम करके आया था। तो यहाँ से हमारा x क्या होगा, डोमेन क्या रहा होगा, वो इवन वैल्यू क्या रहा होगा, y प्लस 1 रहा होगा, y प्लस 1 रहा होगा। इसको समझो, यानी हमारा जो डोमेन है, जो हमारा इवन नंबर था, वो जो हमारा इमेज है उससे एक ज़्यादा रहा होगा। ठीक, हमारा जो इमेज है वो डोमेन से एक कम है, तो हमारा डोमेन इमेज से एक ज़्यादा रहेगा। तो एफ वाई प्लस 1 हमारी जो इमेज थी उससे एक ज़्यादा अगर हम कर देते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, ये डोमेन ही है। डोमेन हमने निकाल लिया, डोमेन को x बोले, x को हमने इमेज की टर्म्स में निकाल दिया। तो डोमेन अगर रेंज अगर हमारी एक कम थी, या फिर ये समझ लो हमारा जो डोमेन है हम ये इमेज से एक ज़्यादा है, तो हमने इस पर फंक्शन अप्लाई करा, तो फंक्शन क्या था, x प्लस 1 x माइनस 1, ये x है, ये x है एफ एक्स को हमने इमेज की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ये हमारा x माइनस 1 था। फंक्शन हमारे को x माइनस 1 करके इमेज दे रहा था, तो यहाँ पे हमारे को y मिल गया जो कि ओड है। इसी तरीके से प्रूफ करते हैं कि हमारे पास वो y की सभी वैल्यूज़ के लिए डोमेन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा जो x है वो y की सभी वैल्यूज़ के लिए, y बिलोंग्स टू n के लिए हमारा डोमेन सेटिस्फाई हो रहा है और हमको इमेज वैल्यू y ही दे रहा है। तो इवन रहने पर, डोमेन के इवन रहने पर हमको ओड वैल्यू इमेज की मिल रही है, और
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ से हमारा x माइनस वन ईवन है और y हमारा ओड है, और यहीं पर मैंने इसका इन्वर्स भी लिख दिया है कि ये हमारा ओड है और जो हमारा होल वैल्यू है ये ईवन है, और जो कि हमारा डोमेन था। एफ वाई, अब मैंने ये जब मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तो लास्ट मैंने पूरे फंक्शन का इन्वर्स लिखा है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन आल्सो। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार ओड की कंडीशन को। इफ़ y इज़ इवन इट मस्ट कम फ्रॉम एन ओड नंबर। अगर हमारा इमेज हमारा इवन है तो किसी ओड नंबर से आया होगा, डोमेन की किसी ओड वैल्यू से आया होगा। तो डोमेन हमारा ओड है, तो उसमें अगर हम एक जोड़ दें तो हमको इवन वैल्यू मिलेगी। जस्ट अपोजिट करा है मैंने ये, क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन था उसमें डोमेन अगर हमारा इवन है तो y माइनस वन हमारा ओड आ रहा था। तो अगर हम y इज़ इवन, इवन क्यों था? क्योंकि हमारा ये ओड था, y इवन था, किसी ओड वैल्यू से आया था। फ्रॉम इट मस्ट कम फ्रॉम एन ओड नंबर, किसी ओड नंबर से आया था, यानी x ओड था। तो ओड में क्या था कि हमारी वैल्यू प्लस करके आई थी, ओड में एक प्लस कर रहे थे तो इवन हमारे को वैल्यू मिल रही थी। ये जो इवन वैल्यू ओड में एक ऐड करके मिल रही थी। तो यहाँ से हमारा x क्या रहा होगा? y माइनस वन। तो देखिए y माइनस वन, एक्स को मैंने y की टर्म्स में लिख दिया। और अगर मैंने इसको जो एक्चुअल फंक्शन है हमारा पहला फंक्शन, उसकी डेफिनेशन में रखूँगा तो मेरे को y मिला, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से हमको जो x वैल्यू मिलेगा उस x वैल्यू के लिए हमारे को इमेज वैल्यू y ही मिल रहा है, यानी ये ऑन टू है। यानी सभी y के लिए हमारे पास एक y माइनस वन करके x मौजूद है। हमारे रेंज वाली या कोडोमेन वाली सेट में सभी वाइज के लिए हमारे पास y माइनस वन करके x मौजूद है, जिसके लिए हमारे को इमेज वैल्यू y ही मिल रही है। सभी y के लिए हमारे पास डोमेन वैल्यू x y माइनस वन करके है। ऐसे ही ऊपर भी यही मीनिंग था इसका भी मीनिंग यही था कि सभी y के लिए हमारे पास y प्लस वन करके डोमेन वैल्यू है। तो y माइनस वन हमारा इवन होगा जब हमारा x ओड होगा। तो एक मैंने ये इन्वर्स फंक्शन यहाँ लिख दिया, एक इन्वर्स फंक्शन यहाँ लिख दिया, दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया y प्लस वन। जब y ओड होगा तो y प्लस वन होगा, y ओड होगा ना, इमेज ओड होगा तो डोमेन वैल्यूज़ मैंने निकाल दी। और y अगर इवन होगा तो डोमेन वैल्यू ये होगी, ये डोमेन वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल होगी। तो ये हमारा कंप्लीट इन्वर्स फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बस इवन ओड का ही फंडा है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में समझा दिया था आपको कि इन्वर्स तो आपको स्टार्टिंग में भी समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही वहाँ पे हिंट मिल रहा है उसके लिए। तो ये हमारा जो है एक्चुअल इसका इन्वर्स है। आइए सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस के ऊपर कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है यूनिक होता है, एक फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। दूसरा है कि अगर आपने किसी फंक्शन का इन्वर्स कराया और उस इन्वर्स फंक्शन का भी इन्वर्स कराया तो आपको एक्चुअल फंक्शन जो स्टार्टिंग का था वो मिल जाएगा। तीसरा है कि गॉफ इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल होता है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर प्रूफ किए हुए हैं। पहला तो बड़ा इजीली प्रूव हो जाएगा कि हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमारे पास एक एफ फंक्शन है, उसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। देखिए इन्वर्स फंक्शन में क्या था कि हम फॉग निकालेंगे। तो जब हम फॉग निकालते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए गॉफर फॉग निकालते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर मैं फॉग निकालूंगा तो y, ये g फंक्शन है यहाँ पर हमारा, ये a का इन्वर्स हमारा मतलब हमारा जो f इन्वर्स है वो g है, और f इन्वर्स हमारा h भी है। तो f का इन्वर्स g भी है, f का इन्वर्स h भी है। तो हम जब किसी फंक्शन का कंपोजिट उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ करते हैं तो जो हम डोमेन वैल्यूज लिखते हैं वही हमको मिल जाती हैं। तो इससे और इससे हमको सेम डोमेन वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। और ये हमारी जो इमेज वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमको डोमेन वैल्यूज़ मिलेंगी। हमने f को उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिट करा, f को उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिट करा। अब ये जो इन्वर्स हैं ये यहाँ से वैल्यू यहाँ देते हैं, यानी y वैल्यूज़ रखेंगे हमको x मिलेंगी। तो इन दोनों y's के लिए हमको ये दोनों फंक्शन g और h से f के साथ कंपोजिट करके सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन तो सेम है, यानी कि ये वैल्यूज़ जब सेम रहेंगी, जी वाई और एच वाई जब सेम रहेंगे तभी तो ये एफ फंक्शन सेम वैल्यू देगा, यानी ये दोनों सेम है। और अगर और फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, ये सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, बी सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए। और ऐसा कब होगा, वाई तो सेम है
दो फंक्शन सेम वैल्यूज़ कब देंगे, ये दो फंक्शन, और जबकि ये इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, क्योंकि हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जी एन एच खुद इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये 1 1 है, तो इसका मीनिंग ये सेम वैल्यूज़ के लिए सेम फंक्शन वैल्यू कब मिलेगी, जब ये दोनों सेम होंगे, यानी फंक्शन की या फिर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन सेम हो। तो सेम डोमेन वैल्यूज़ के लिए आपके पास सेम वैल्यूज तब मिलेंगी जब आपका फंक्शन सेम होगा। यानी हमने ये जो दो डिफरेंट फंक्शंस अज्यूम करे हुए थे जो कि एफ इनवर्स थे, ये एफ इनवर्स के जो दो डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ये सेम थी, यानी जी और एच जो है यूनिक होगा। दूसरा है कि लेट एफ सच दैट ए टू बी, हमारा एक फंक्शन है ए से बी में, ये डिफाइंड है दो सेट में, इज़ इन्वर्टिबल, यानी एफ और बी जी जो है दोनों इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो एफ इन्वर्स जी है और जी इन्वर्स एफ है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। नाउ एफ इन्वर्स का एफ इन्वर्स हमें निकालना है, एफ इन्वर्स का इन्वर्स हमें निकालना है। तो दिस रिजल्ट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, हम ये रिजल्ट जो फाइंड आउट करेंगे इस पे बेस्ड है दैट एफ इन्वर्स इज जी एंड जी इन्वर्स इज एफ, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है, दूसरा पहले का इन्वर्स होता है, इस कॉन्सेप्ट पर ही हमारा इसका प्रूफ बेस्ड है। तो देखते हैं कि देखिए एफ इन्वर्स एफ, एफ का इन्वर्स क्या है, जी है, और जी का इन्वर्स क्या है, एफ है, अभी तो बोला जी का इन्वर्स एफ है, एफ का इन्वर्स जी है, तो हमने जी लिख दिया। अब इस जी का भी हमें इन्वर्स करना है, तो जी का इन्वर्स क्या है, एफ है, तो प्रूव हो गया। एफ का इन्वर्स करोगे ना तो एफ आ गया। तो इस पर ये बेस्ड है, एफ इन्वर्स एफ इज इक्वल टू एफ कैन बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग। इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि आप फॉग वाई आई बी के इक्वल कर दो और गॉफ एक्स आई ए के इक्वल कर दो। ये कुछ नहीं, ये यही प्रूव हो रहा है। अगर एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स हो, दूसरा पहले का इन्वर्स हो, तो उनके कंपोजिट को अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो फॉग लेते हैं तो वाई वैल्यू रखोगे आपको वाई मिलेगा, एक्स वैल्यू रखते हो तो आपको एक्स मिलेगा। इसी से तो प्रूव होता था। ये अगर प्रूव कर दिए तो ये प्रूव हो जाता है, और अगर ये प्रूव हो गए तो यानी कि ये भी प्रूव होगा। तो चाहे ये प्रूव कर दो किसी एफ और जी के लिए, या फिर ये, दोनों ही कंडीशन में आपका ये प्रूव हो जाने वाला है। तीसरा रिजल्ट है कि एक हमारे पास फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी जी बी टू सी बी 1 1 ऑन टू फंक्शंस। ये जो एफ फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू है, जो जी फंक्शन है वो भी 1 1 ऑन टू है, बट एफ जी का इन्वर्स नहीं है, जी एफ का इन्वर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जी एफ का इन्वर्स होता तो ये बी से आपको ए वैल्यू देता, ना कि सी वैल्यू देता। यानी फंक्शन ए से आप फंक्शन में ए के अगर आप एलिमेंट्स रखते हैं तो आपको बी के एलिमेंट्स मिलेंगे, और जी में बी के एलिमेंट्स रखते हैं तो सी के एलिमेंट्स मिलते हैं। यानी कि दो इंडिविजुअल फंक्शन है, ये एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है। हाँ, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इसका इन्वर्स ये नहीं है, इसका इन्वर्स ये नहीं है। इनके अपने इंडिविजुअल इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू हैं, तो इनके अपने खुद के इन्वर्सेस हैं। हमें प्रूव यहाँ पे कुछ और करना है। हमें प्रूव करना है कि अगर हम गॉफ एक फंक्शन लें जो कि हम यहाँ पे एक्स वैल्यू रखेंगे हम, और फिर हमको वाई मिलेगा, और फिर उस वाई को जी क्या कर देगा, जेड वैल्यू में ले जाएगा, यानी कि जेड जो एलिमेंट्स आएंगे वो सी सेट से आएंगे। यानी गॉफ ऐसा फंक्शन होगा जो डायरेक्ट हमको ए से सी सेट पे पहुंचाएगा। तो हमें प्रूफ करना है जो थर्ड सेट है उस थर्ड सेट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि उस थर्ड सेट का अगर आप इन्वर्स कर दें तो थर्ड सेट आपको कहाँ से ले जा रहा है, आपको एक्स से जेड की ओर ले जा रहा है। ए सेट के एलिमेंट्स को एक्स मान रहे हैं आप, सी सेट के एलिमेंट्स को आप जेड मान रहे हैं, तो आपको एक्स से जेड की ओर ले जा रहा है। तो इसका इन्वर्स कहाँ ले जाएगा आपको, जेड से सी सेट के एलिमेंट से ए सेट के एलिमेंट में ले जाएगा। यानी कि गॉफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा, गॉफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो जेड वैल्यूज़ होंगी, वो जेड से आपको एक्स में ले जाएगा। और आपको ये प्रूफ करना है कि जो गॉफ इन्वर्स है जिसका डोमेन आपका जेड है और इसका जो रेंज है वो एक्स है, तो इस गॉफ इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ये एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल होगा। जबकि एफ और जी फंक्शन जिनके इन्वर्स की यहाँ पे बात करिए वो ये हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। वी हैव टू प्रूव गॉफ इज़ 1 1 ऑन टू। तो देखिए अगर आप किसी के इन्वर्स की बात करेंगे सबसे पहले तो ये प्रूफ करेंगे ना कि ये 1 1 ऑन टू है। आपको सिर्फ ये बताया गया कि एफ और जी 1 1 ऑन टू है, यानी इन्वर्टिबल है। गॉफ 1 1 ऑन टू है या नहीं है आपको नहीं पता, तो आप उसके इन्वर्स की भी बात नहीं कर सकते भी। तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा 1 1 ऑन टू है, और बड़े आसानी से हम इसको प्रूफ कर लेंगे 1 1 ऑन टू है। फिर इसके इन्वर्स की बात करेंगे। तो गॉफ हम मान लेते हैं कि गॉफ फंक्शन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं x1 x2, और ये किस डोमेन से आएंगी, ध्यान दो, ये हमको गॉफ है ना, तो यहाँ पे f है, यहाँ पे हमारे को ए सेट से वैल्यूज़ आएंगी।
तो ए सेट से हमने एक वैल्यू ले ली x1, ए से हमने ले ली x2 और दोनों के लिए हम मान रहे कि गॉफ फंक्शन हमको सेम वैल्यू दे रहा है। तो जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो ऐसा कब होगा, जब f देखिए ये तो g सेम है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये इक्वल होगी। और आप देख लीजिए f पहले से प्रूव है कि g इज़ 1/(1)(2), g 1/(1)(2) है, इसका मतलब ये सेम वैल्यू कब देगा g, जब इसका डोमेन सेम होगा। और इसका g का डोमेन क्या है फिलहाल यहाँ पे fx है, तो ये fx और ये fx इक्वल होंगे। और हमें ये भी पता है, ये तो इससे आ गया, इससे ही आ गया, फिर हमें ये भी पता है कि f जो है 1/(1)(2) है, इसका मतलब ये डोमेन वैल्यूज भी सेम होंगी। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट आया कि भाई ऐसा तभी पॉसिबल जब ये दोनों इक्वल है। तो 1/1 प्रूव हो गया हमारा गॉफ। अब हमें ये प्रूव करना है क्या ये ऑन2 है। तो हम मान लेते हैं कि z बिलोंग्स टू c, z जो है c सेट से आ रहा है सच दैट जी वाई हमारा z है, जी वाई समझो सेकंड फंक्शन में हमारा b सेट से वैल्यूज़ आ रही है ना, जो सेकंड फंक्शन है g उसमें हमारा जो डोमेन है वो b सेट है, तो b से हमारे को c सेट से वैल्यूज़ मिल रही हैं, हम b सेट की वैल्यूज़ रख रहे हैं y और c सेट की वैल्यूज़ हमें z मिल रही हैं और fx हमको y मिल रहा है। तो z कोई एलिमेंट है सी सेट का जिसके लिए ये वैलिड है और ये भी वैलिड है। ये y कहाँ से आया fx से, और इस y के लिए जब हमने g में वैल्यू रखी तो हमें z मिल गया। तो ऐसा कुछ है, ये सब वैलिड है। तो z gy से आया, तो इस gy और y कहाँ से आया, y तो fx है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हुई, इट मीन्स फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, सभी z के लिए जो कि c से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास x बिलोंग्स टू a है कि गॉफ x हमारा z है। देखो z c से था, अब हमारा जो g फंक्शन है वो y वैल्यूज़ को पकड़ के हमें z दे रहा है और y कहाँ से आ रहे हैं x से। तो अगर हम x वैल्यू रखेंगे तो हमको y मिलेंगे और y के लिए हमें z मिल रहा है, यानी सभी z के लिए हमारे पास x है, सभी z के लिए हमारे पास कोई ना कोई x है, क्योंकि z के लिए हमारे पास कोई ना कोई y है, क्योंकि g फंक्शन क्या है 1/(1)(2) है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो यानी हमारे पास सभी z वैल्यूज़ के लिए हमारे पास 1/1 फंक्शन है ना ये, तो यानी कि इसके डोमेन के लिए हमारे पास कोई रेंज है, रेंज के लिए कोई ना कोई डोमेन है, तो सभी z के लिए y है। और ऐसी f फंक्शन हमारा सभी y के लिए हमारे पास x है, सभी z के लिए y है, सभी y के लिए x है, तो सभी x के लिए हमारे पास z है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि गॉफ इज़ ऑन2। अब हमारा फंक्शन 1/1 हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा fx y दे रहा है और इसलिए हमारा f इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स हमारा x होगा। x को हम कैसे निकाल देंगे, f इन्वर्स y से लिख देंगे। और जी वाई हमारा z है, तो जी इन्वर्स हमारा y होगा। ये तो ईजी है, यानी कि f और g ये दो फंक्शन 1/1 हैं, इन्वर्टिबल है, तो इनके इन्वर्स तो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारा गॉफ भी 1/1 प्रूव हो गया, यहाँ पे ऑन2 प्रूव हो गया, ऊपर जो है 1/1 प्रूव हो गया, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और गॉफ इन्वर्स, ये देखिए गॉफ नीचे आएगा, गॉफ इन्वर्स z किसके इक्वल होगा, x के, यानी कि गॉफ इन्वर्स का जो डोमेन है वो z है और हर एक z के लिए हमारे पास कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि गॉफ हमने 1/1 प्रूफ कर दिया है। तो जो हमने प्रूफ करना है रिजल्ट, उसका राइट हैंड साइड देखते हैं। उसका राइट हैंड साइड ये है, इसमें देखिए जी इन्वर्स है, जी फंक्शन y टू z था, जी इन्वर्स z टू y होगा, तो यहाँ से हमको y मिलने वाला है। उस y को आप f इन्वर्स में रखेंगे तो उस y से हमको x मिल जाएगा, यानी टोटल फंक्शन हमको z से x की ओर ले जाएगा। ये आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हमको x देगा, यानी कि इसको हमने प्रूव करा, हमको x मिला, यानी जी इन्वर्स और गॉफ इन्वर्स z, ये भी हमने प्रूव कर लिया कि गॉफ इन्वर्स z क्या होगा, अभी प्रूव करा था पिछले पेज पे कि वो x के इक्वल होगा। और अभी हमने ये प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल होगी, x के, यानी ये भी x के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। और इससे पिछले पेज पर हमने ये x के इक्वल प्रूव करा था, आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि गॉफ इन्वर्स z इक्वल होता है f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। और यहाँ पर डोमेन जो है थर्ड सेट के एलिमेंट्स होंगे और हमारी रेंज जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे। देखिए इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। हमने fx फंक्शन लिया हुआ है, fx फंक्शन लिया हुआ है 3x, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और gy मैंने फंक्शन लिया 3y + 1, ये फंक्शन मेरे को z की ओर ले जाता है, ये फंक्शन x से y और ये y से z ले जाता है। तो दो f और g फंक्शन मैंने लिए हुए हैं। तो अब f इन्वर्स देखेंगे तो y/3 होगा, और क्योंकि 1/1 ये है, आप चेक कर सकते हैं 1/1, आपको पता है ये 1/1 प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको दिख रहा है कि ये 1/(1/2) हैं। इस तरह के फंक्शन, लीनियर फंक्शन 1/(1/2) होते हैं। तो जी इनवर्स जेड क्या होगा, जी इनवर्स जेड देखिए क्या होगा, z-1 डिवाइडेड बाय 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स मैंने निकाल लिए। अब मैं ऑल दीज फंक्शंस आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये दोनों फंक्शन और इनके इनवर्स, ये सभी जो है सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट है उस पर डिफाइंड है। अब मैं गॉफ एक्स निकालता हूँ। पहले गॉफ एक्स मेरे को जेड की ओर ले जाएगा, गॉफ इनवर्स जेड से एक्स की ओर ले जाएगा। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि गॉफ इनवर्स जेड से एक्स की ओर ले जाएगा और गॉफ एक्स जेड की ओर ले जाएगा। और एफ इनवर्स जी इनवर्स, ये भी इसका डोमेन भी जेड होगा, अभी मैंने बात करी थी। तो ये हमें यहाँ पे ले जाएगा जेड से एक्स की ओर। अब मैं एक्स एक डोमेन वैल्यू ले लेता हूँ इंटीजर के सेट से, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू में रखता हूँ 5। तो 5 में अगर गॉफ में रखता हूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी गॉफ में, इसको आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं कि वैल्यू आपको 46 मिलेगी। पहले आप फंक्शन में रखेंगे एफ में, एफ आपको क्या है 3y है, सॉरी 3x है, तो 3 × x ये आपको 15 मिलेगा। अब ये gy हो गया, gy आपको क्या कर रहा था 3y + 1, तो 3y + 1 आपको 46 मिला। तो गॉफ से आपको मिला, तो गॉफ इन्वर्स क्या देगा आपको 46 से 5 की ओर ले जाएगा, उल्टा होगा ना इसका। तो आपको 46 अगर वैल्यू आप गॉफ इन्वर्स में रख रहे हैं तो आपको 5 मिलेगा। तो गॉफ इन्वर्स हमको 5 मिला। अब मैं देखता हूँ कि गॉफ इन्वर्स अगर 5 है तो मैं सेम डोमेन वैल्यू अगर एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स में रखूँ, जबकि एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स मैंने पहले से यहाँ पर निकाले हुए, जिनको अब मैं यूज करूँगा। तो एफ इन्वर्स, पहले जी इन्वर्स देखते हैं। जी इन्वर्स क्या है कि भाई आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है जो वो इस फंक्शन से फाइंड आउट होगी, यानी यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखेंगे जी इन्वर्स में वो इस तरीके से सॉल्व होगी, z-1 3। तो जो z वैल्यू आपने 46 रखी है उसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इन्वर्स, और ये 15 कहाँ से आया, ये आपने सॉल्व करा है। कैसे सॉल्व करा है, ये 15 कैसे आया ये देखना है आपको। तो ये उल्टा करना पड़ेगा आपको, यहाँ से देखिए जी आपको ये दे रहा है तो जी इन्वर्स आपको 15 देगा। जी फंक्शन को सॉल्व करा आपको ये मिला, जी इन्वर्स आपको 15 देगा। अब इसमें भी अगर वैल्यू रख देंगे 46, तो 46 - 1 45 और 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 15 आएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर जी फंक्शन ये है तो जी इन्वर्स ये होगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आया। और एफ इन्वर्स ये जो 15 है, यहाँ पर 15 था ना, इस 15 से आपको ये 5 वैल्यू देगा, यहाँ पे समझ लीजिए। या फिर अगर आप यहाँ 15 रखेंगे तो 3 से 15 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये 5 भी मिलने वाला है। तो आपको एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स की डोमेन वैल्यूज़ जो आपने रखी वहाँ पर भी आपको 5 मिला और यहाँ पे भी 5 मिला, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है। ये मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का ले लेते हैं। हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक, जो कि डिफाइन है इस सेट पर, यानी कि जो हमारे इंटीजर का सेट है, सॉरी रेशनल नंबर का सेट है, उसमें से आपने 1 को हटा देना है, क्यू से आपने 1 को हटा देना है, सच दैट ए स्ट्रिक बी इज इक्वल टू a + b - ab। इस तरीके से हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर है, एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है। आपको आइडेंटिटी भी फाइंड करनी है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। आइडेंटिटी क्या होती है ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की हुई है, ये पार्ट 1 का एक्सटेंशन है। इसमें मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि थोड़े लेंदी हैं और इनको आपको काफ़ी डीपली एक्सेस करना पड़ेगा, डीपली आप इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एक नज़र में आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। पहले आपको इन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने पार्ट 2 बनाया है उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो व्हाट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, वो हमें चेक करनी है। और इन्वर्स ऑफ ए कोई एलिमेंट है इस सेट का, तो उसके लिए हमको इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इफ़ वी पुट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, तो ए एस्ट्रिक बी हमारा ये आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा ए एस्ट्रिक बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसमें 1 नहीं आना है, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें हमारा 1 नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग यह है कि हम इस सेट में से ए और बी की जगह पर 1 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई करने पर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ रही है, ना तो हम इन वैल्यूज़ को लेंगे और ना बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के पास हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये जो 1 वैल्यू है ये
हमारे बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट ही नहीं करती, इसको हमने लेना ही नहीं है, ना हमको इनपुट के रूप में हमको ये लेना है, ना हमको ये आउटपुट के रूप में मिलना चाहिए। तो अगर हम ए इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इक्वल टू 1 लेते हैं, ए एस्ट्रिक बी हमारा 1 आता है, इसका मतलब हम ए एस्ट्रिक बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमको वो सभी वैल्यूज़ लेनी है ए बी की जो कि बिलोंग करें इस सेट से, और ताकि हमारा एस्ट्रिक क्लोजर हो जाए। तो इसके अलावा ए बी की इन वैल्यूज़ के अलावा हमारा जो एस्ट्रिक फंक्शन है ए बी की इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा हमारा एस्ट्रिक फंक्शन जो है वो क्लोजर होगा ही होगा, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं इटसेल्फ क्लोजर होते हैं फॉर दिस सेट। इस कंप्लीट सेट के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोजर होते हैं। तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से भी जो अगर हमने कोई ऑपरेशन बनाया हुआ है तो वो भी क्लोजर ही होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 1 नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है अप्लाई करने पर ऐसी वैल्यू आ रही है जो आपने बाइनरी ऑपरेशन के इनपुट्स में रखी ही नहीं है। तो अभी हमने प्रूफ करा कि बाइनरी ऑपरेशन जो हमने अभी देखा है ये क्लोजर है। बस हमें ध्यान रखना है कि ए और बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बाकी हर एक कंडीशन में ए की सभी वैल्यूज़ के लिए, ए बी की सभी वैल्यूज़ के लिए जो कि गिवन सेट से आएंगी, हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर है। अब हम देखते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है या नहीं है। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमने ए एस्ट्रिक बी लगाया, सी को ऐसे रहने दिया, फिर इन दोनों के ऊपर हम अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको ऐड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको ये सॉल्व होके आएगा। कैसे? देखिए, आपको माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी मिलेगा और साइड में हो गया, और जो माइनस में ए सी और माइनस में बी सी मिलेगा और प्लस में आपके पास माइनस में ए बी भी है, तो इनको तो आप एक साथ लिख लोगे और इस ए बी और इस प्लस सी को एक साथ लिख लोगे। एक 12वीं क्लास का बच्चा आसानी से इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में किस तरीके से आया गया है वो समझ सकता है। तो ऐसे ही आप ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अप्लाई करेंगे। तो पहले आप इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा आपको यही वैल्यूज़ आपको मिलकर आने वाली हैं। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन एसोसिएटिव प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो बड़े ईजी तरीके से यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ए एस्ट्रिक बी ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इन दोनों को पलट दिया, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक को छोड़कर, हमारे सभी रेशनल नंबर एक को छोड़कर, ये तो हमारा सेट है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो क्योंकि रेशनल नंबर के सेट पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट हमको इस डेफिनेशन की ओर ले जाता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जब ए एस्ट्रिक बी है तो बी एस्ट्रिक ए भी डिफाइंड है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव है, ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। अब हम मान लेते हैं कि ई कोई एलिमेंट है इसी सेट का, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी गिवन सेट से ही आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ई कोई ऐसा एलिमेंट है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं तो हमको सेम एलिमेंट ए मिल जाता है। तो बाइनरी की कंडीशन लगा दो यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ लगा दी, ए को एज इट इज़ लिख दिया, सॉल्व करो थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा ई कॉमन आउट हो जाएगा। 1 माइनस ए और 1 माइनस ए यहाँ तो 0 हो गया ना, कट गया था ये, तो 0 के नीचे 1 माइनस ए जाएगा तो 0, यानी एलिमेंट्री हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो 0 है, और जो कि इस सेट से आ रहा है। सिर्फ 1 तो ही नहीं रखना है इसमें, 0 तो आ सकता है। अब हम मानते हैं कि बी कोई ऐसा एलिमेंट है इसी सेट का जो किसी ए एलिमेंट के साथ बाइनरी होने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। बी कोई ऐसा हमारे पास एलिमेंट है इस सेट का जो ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा बाइनरी की कंडीशन लगा देते हैं और मानते हैं कि ये सॉल्व होने पर हमको ई के इक्वल आ रहा है। तो और ई क्या है, ई 0 है, तो 0 के इक्वल लगा दिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आप, तो यहाँ पर आपको बी की वैल्यू ये मिलेगी। माइनस को अगर आप मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पलट जाएंगे, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। तो बी किस तरह का होगा, किसी भी ए के लिए इस तरीके से सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो बी के इक्वल होगी। यानी कि अगर आपको ए दिया हुआ है तो ए को आप इस फंक्शन में रख दो और जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बी होगा, जो कि ए का इन्वर्स होगा, यानी ए का इन्वर्स ए अपॉन ए माइनस 1 होगा। अगर आप बाइनरी में रखेंगे इसको, ए को और बी को
इस तरीके से यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर बाइनरी का भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करा आपके साथ। तो आई होप आपको ये जो मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस का सीरीज़ रखा इस पार्ट 2 में समझ में आया होगा। थैंक यू।